नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मंजीत भारद्वाज केमिस्ट्री। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक के अंदर जो मैथमेटिक्स यूज़ होता है उसका सेकंड पार्ट वीडियो का है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको करवाया था कि लोग बिना लॉग टेबल देखे आप लोग कैसे देख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आज हम जो करने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सीखने वाले हैं। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको हर जगह मिलेगी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, सिर्फ यहीं पर नहीं है, बहुत जगह पर। जब भी ग्राफ जब आएगा जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, आई थिंक सो कि आपने ये किया होगा +1 +2 के अंदर कम से कम ये ग्राफ जरूर आता है। तो आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में भी कहीं ना कहीं जरूर आया होगा। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को एक बार छोड़ रहा हूँ, आपको मैं कॉमन चीज सिखा रहा हूँ कि मैथ में होता क्या है। 10th से थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं कि 10th के अंदर आपने देखा होगा, जैसे देखिए y - x = 1 होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि y में से अगर x चला जाएगा तो =1 होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू कुछ पुट करता हूं, x की वैल्यू y 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं, x 1 हो गया तो -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो x अगर 1 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अब x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो x अगर 2 है तो ये 2 इस तरफ जाएगा, ये -2 तो वो +2 हो जाएगा, y = 3। ये समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। y की वैल्यू 1 2 3, अगर x की वैल्यू 0 1 2, अगर x की वैल्यू में कोई पुट करता हूं तो y की वैल्यू जो है वो इस तरह से रिलेट करेगी और वो इजीली इसके अंदर फिलअप हो जाएगी। इसके बेस पर अब देखिए ये एक इक्वेशन है। 10th के अंदर आपने ये पक्के तौर पर किया था कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन, ये सिंपल वाली इक्वेशन, मैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, तो अगर हमारे पास कोई सिंपल इक्वेशन है और वो इक्वेशन जब उसकी वैल्यूज निकाल देते हैं, x और y की वैल्यूज निकल जाती हैं, तो वैल्यूज निकलने के बाद हम उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर आपको ये पता ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो x एक्सिस होती है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो y एक्सिस होती है, और ये हमेशा होती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। और इस तरफ प्लस वाले होते हैं, इस तरफ x एक्सिस में माइनस वाले होते हैं, ऊपर प्लस वाले होते हैं y एक्सिस के और नीचे जो है y एक्सिस के माइनस वाले होते हैं। ये चीज आपको 10th में कॉमनली अच्छे से आ गई थी मेरे ख्याल से। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू अगर x की 0 यहां पर 0 है हमें नहीं पता है, और y की वैल्यू 1 यहां है, तो यानी पहला पॉइंट हमारा यहां आएगा जो 10th में आप लोग करते थे कि फर्स्ट पॉइंट यहां पे आ गया। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 ये, और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 कहां आएगी, यहाँ, और x की वैल्यू 1 यहाँ। तो ये इन दोनों से जो एक हमारे पास सिलेंडर बनेगा, उस सिलेंडर का जो कोना आएगा, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 यहाँ है, तो इन दोनों को हम ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, तो इस तरफ से और इस तरफ से, तो ये डॉटेड लाइन में मैं इन्हें मिला रहा हूँ, और इस तरह से जो यहाँ हमारे पास पॉइंट आएगा, इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू जो है वो वहां पर 1 है और y की वैल्यू 2 है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 यहाँ है और y की वैल्यू 3 यहाँ है, तो मैं अगर इन 2 और 3 को भी आपस में मैच करता हूं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। आपको याद है 10th के अंदर हम क्या किया करते थे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते थे और हमारी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती थी, और इन्हें मिलाने के बाद आगे भी बढ़ा दिया करते थे इस तरह से। ये आपको याद होगा, श्योरली आपको याद होगा कि इन्हें मिलाने के बाद हम इस तरह से आगे और पीछे बढ़ा देते थे। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ को भी मैं अगर आगे पीछे बढ़ाता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है, यानी इसका अब ये समझाने का मीनिंग क्या था, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है उसे आप ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन है तो उसे उसका ग्राफ बनाया जा सकता है, और अगर आपके पास कोई ग्राफ है, सपोज दैट अब आपके पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ से आप इक्वेशन बना सकते हैं, और ये दोनों चीजें ही मैथ के अंदर सिखाई जाती हैं। अब 10th लेवल पर इतना ब्रॉड लेवल नहीं होता कि हमें सब कुछ सिखाया जाए, तो 10th के बाद में जो सबसे बड़ी मैथ की प्रॉब्लम थी, जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आपने क्वांटम में भी पढ़ी हुई है, उस क्वांटम के अंदर यही आपको समझाया गया अगर ध्यान दिया जाए तो। बस उसमें क्या होता है कि क्वांटम के अंदर वो कह रहा है कि जो हमारी जो लाइन है ना, यानी कि ये जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, और इसके ऊपर कोई वैल्यू ये है तो इस वैल्यू के हिसाब से, और फिर दूसरी वैल्यू यहां पलट जाती है, तीसरी वैल्यू यहां हो जाती है, चौथी वैल्यू फिर से यहां पर आ जाती है। तो इस तरह की वैल्यूज के हिसाब से आपको एक इक्वेशन बनानी है, ये समझ गए होंगे। यानी कि ऐसी कोई लाइन है जो वेव की तरह, करेक्ट है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है, तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के चलने में, वेव की तरह चलने में जो x और y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जो वैल्यूज आती हैं, उन वैल्यूज को मिलाकर अगर कोई इक्वेशन बनाई जाएगी तो वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनेगी। श्योर है, ये समझ गए होंगे। यानी कि हमारी क्वांटम जो है वो उसका बेस यही है।
लेकिन हमें 10th में सिर्फ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में ही बताया गया था। और इस तरह की इक्वेशंस जो है पैराबोला, हाइपरबोला, ये भी बहुत सिंपल है, ये मैं आपको अभी करवाने वाला हूं कि ये कैसी इक्वेशंस हैं और किस तरह से उनके ग्राफ बनते हैं, वो बहुत सिंपल है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेव इक्वेशन की, जो कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसमें बहुत डीप मैथमेटिक्स लगता है, डिफरेंशिएशन यूज होती है, इंटीग्रेशन यूज होता है, और उसी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वजह से हमें वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, ये सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं चल रही है, इसके अलावा ये कहीं भी जा सकती है, इस तरह से ये कहीं पर भी जा सकती है। तो वेव जो है सोचिए ऐसे ऐसे करके कहीं पे भी, ये मान लीजिए एक सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर में ये न्यूक्लियस का सेंटर है, न्यूक्लियस जो सेंटर होता है एटम में, और इसके अंदर ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन वेव कहीं पे भी किसी भी टाइम पे प्रेजेंट हो सकती है। ये समझ गए होंगे आप, मेरे जो हैंड है जितना फास्ट चल रहे हैं लाइक दैट। तो यानी आपको जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सिखाया जाता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ वेव इक्वेशन, यानी अगर आपको ग्राफ आता है, आप ग्राफ बना लीजिए, मैंने एक सेंटर बनाया, न्यूक्लियस बनाया, और इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से करके कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे स्पीड के हिसाब से, इसमें स्पीड भी जोड़ा, न्यूक्लियस की फोर्स भी जोड़ी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी जोड़ा, अट्रैक्शन फोर्सेस जोड़ी, रिपल्शन फोर्सेस जोड़ी, एनवायरमेंटल फैक्टर जोड़े, और इस तरह से बहुत कुछ एडिट करते हुए मैंने एक इस तरह की कोई वेव बनाई। और इस वेव के ग्राफ को, और ये 3D में, ध्यान देना ये सिर्फ 2D के अंदर है, लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ जो ये है ये 3D के अंदर है, यानी कि आपको x y z तीनों एक्सेस जोड़नी है। सबसे पहली बात तो इसी को कॉम्प्लेक्स बना देती है। फर्दर जब तीनों एक्सेस जुड़ने के बाद में भी ये, उसके बाद में इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, जो रिपल्शन फोर्सेज हैं, ये सारे फैक्टर्स जब इसके अंदर जोड़ते हैं, और उसके बाद इस ग्राफ को अगर मैं इक्वेशन में, जैसे y - x = 1, इस तरह की कोई इक्वेशन बनाना चाहता हूं, वही हमारे पास जो आई थी वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी। अब आपको ये थोड़ा थोड़ा रिलेट हो गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। यानी अगर किसी इक्वेशन से ग्राफ बनाना चाहे या ग्राफ से इक्वेशन बनाना चाहे, ये मैथ में आपको बीएससी लेवल की बीएससी लेवल के मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं कि ग्राफ से आपको इक्वेशन बनाना और इक्वेशन से ग्राफ बनाना। 10th में आपने ये सीखा था कि ग्राफ से इक्वेशन या इक्वेशन से ग्राफ, यानी आप इन वैल्यूज को लेकर आप एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन से ये वाली वैल्यूज निकालकर और एक ग्राफ बना सकते हैं। सिंपल। तो ये हमने 10th तक सीखा था, और हम जरा बस उसी पर ध्यान देंगे। मेरा क्वांटम को समझाने का मतलब था कि क्वांटम मुश्किल क्या है, उसका बेस यहां से शुरू होता है। यानी आपको एक इस तरह की इक्वेशन दी जाएगी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ टाइप में है, और उसके हर एक पॉइंट की वैल्यू को लेकर आपको एक इक्वेशन बनानी है, या फिर उस इक्वेशन को देखकर आपको हर एक पॉइंट को डिटरमाइन करना है, जो कि उसके अपने आप में थोड़ा टिपिकल हो जाता है। क्योंकि जो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये कैसे वैल्यू आ गई और किस तरह से, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्लियर। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अब आपको ये भी क्लियर कर दें। जो सीधी लाइन में इक्वेशन चलती है, मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं और वो सीधी लाइन बनती है, वो सीधी लाइन कैसी भी हो सकती है, इस तरह की भी सीधी हो सकती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब है वो कहीं मुड़ती नहीं है। अब मुड़ने वाली इक्वेशन कौन सी है, तो मुड़ने वाली इक्वेशन देखिए, अगर ऐसे ऐसे करके कोई लाइन जा रही है, ऐसे करके ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे इस तरह से, किसी भी तरह से अगर कोई बेंड आ रहा है किसी लाइन के अंदर, अगर बेंड आता है तो उस बेंड वाली इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे। यानी बिना किसी बेंड के अगर कोई इक्वेशन है, अगर कोई ऐसी इक्वेशन है, अब हमें पता है कि ये वाली इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इससे ग्राफ बना लिया, तो हमें पता लगे स्ट्रेट लाइन है। लेकिन बिना ग्राफ बनाए, बिना एक्स वाई की वैल्यूज को पता हुए, अगर मैं कहूं कि ये आपको एक सिंपल इक्वेशन दे देता हूं, सपोज दैट मैं आपको दे रहा हूं x² - y² = 2, अगर x² - y² = 2 है, और ये आपसे पूछ लूं कि क्या इस इक्वेशन को जब मैं x y की वैल्यूज भरूंगा तो क्या ये इस तरह की कोई इक्वेशन आएगी, कोई भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन सीधी लाइन आएगी, या फिर वो बेंड होगी, या किस तरह की इक्वेशन होगी, या कर्व बनाएगी। हाइपरबोला पैराबोला होता है ऊपर या नीचे से मुड़ना, वो हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला बनाएगी, पैराबोला बनाएगी, कर्व बनाएगी, क्या करेगी ये इक्वेशन, ये आपको सिर्फ देखकर पता लगाना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमें तो वैल्यूज चाहिए। अगर x की वैल्यू बनाएंगे फिर y, जैसे हमने यहाँ किया x और y की वैल्यू बनी, तो इस तरह से इसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए किसी भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए मैथमेटिशियंस ने, थोड़ा ये 10th में नहीं आया था मुझे पता है, लेकिन इसको आपको करना तो पड़ेगा। तो मैथमेटिशियंस ने किसी भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन दी थी कि अगर किसी इक्वेशन को y = mx + c की फॉर्म में रखा जा सके, यानी उसमें दो वेरिएबल हो, एक वेरिएबल y, एक वेरिएबल x। अब ये y और x क्या चीज है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये वाले वेरिएबल का मतलब
x और y की अननोन वैल्यूज, जो आपको 10वीं में सिखाया था 10th क्लास के अंदर क्या था कि अननोन वैल्यूज से नॉन वैल्यूज निकालते हैं हम। x और y की अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो या x की वैल्यू हो तो y निकाल सकते हैं। अगर x और y वाली दो इक्वेशन हो तो उनमें से y को इक्वल करके काट के और फिर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चीज आपने सीखी थी 10th क्लास में। तो यहां पर ये x और y वही है, अननोन वैल्यूज, तो इनको अब हम बोलने वाले हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब जिनका अमाउंट वेरी करता है, यानी x की अगर 2 भरेंगे तो y की कुछ और आएगी, x की अगर 3 भरेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल वाली कोई इक्वेशन है जिसमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो x y इक्वल mx प्लस c, और उसको उस इक्वेशन को जैसे मैंने यहां लिखा था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, सपोज दैट ऐसी कोई इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, मुझे वैल्यूज नहीं निकालनी x y की, मुझे कुछ फिल करके भी नहीं देखना है, बस मुझको इसको इस फॉर्म में मॉडिफाई करना है। वो मॉडिफाई कैसे करेंगे, ऐसी इक्वेशन शायद नहीं होगी तो यानी ये स्ट्रेट लाइन नहीं निकलेगी, सीधी बात। तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में मॉडिफाई नहीं हो सकती वो स्ट्रेट लाइन होगी ही नहीं, सीधी और साफ। कितना सिंपल है ये। अब प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है कि इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को ऐसे कैसे मॉडिफाई करें। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए अच्छे तरीके से तो हम किसी भी इक्वेशन को इजीली स्ट्रेट लाइन में उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो मॉडिफाई हो गई स्ट्रेट लाइन के अंदर तो डेफिनेटली वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है, और अगर वो मॉडिफाई नहीं होती है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, ये क्या चीज है। तो यहां देखिए y इक्वल mx प्लस c। अब इसमें कुछ याद रखने लायक चीजें हैं जो 10th के अंदर हमने नहीं की थी। y, अब y क्या है, y मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में डिपेंडेंट परपेंडिकुलर ऑलवेज। तो यानी जो भी आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, चाहे वो x मिले चाहे y मिले, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, चाहे वो x हो चाहे y हो, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड में है तो हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो किसी पर डिपेंड करता है। यानी अगर x की वैल्यू कुछ भरेंगे तो y, हमने देखो 10th में क्या किया था, चाहे आप y की वैल्यू भर लो तो x की आ जाएगी, x की वैल्यू भरेंगे तो y की आ जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। हमारी मर्जी है ना, हम किसी को भी डिपेंड बना सकते हैं कि y को मैंने भर दिया तो x जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर x को भर दिया तो y उस पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियस है। लेकिन यहां हम क्या करने वाले हैं, यहां हमें एक चीज का ध्यान रखना स्पेशली कि हम लेफ्ट वाले को ही हमेशा क्या मानेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी लेफ्ट साइड में जो लिखा होगा उसे डिपेंडेंट मान लेंगे और उस डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। उसको x लिख रखा y लिख रखा इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, उसे y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और y एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये आपने 10th में ग्राफ में किया हुआ है। तो अगर हमें कोई भी किसी भी इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, y को हमेशा, यानी जो वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे और इनडिपेंडेंट वेरिएबल को राइट साइड में रखेंगे। सबसे पहला काम तो हम ये करने वाले हैं, यानी कि y को उस तरफ रखिए। अब वो y कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग चीज है, वो जब हम करेंगे आपको सीधा सिंपल समझ में आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल mx प्लस c। अब देखिए c क्या है, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब यानी कि जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। इसको इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, और ये हमेशा y एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। कांस्टेंट है, y एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। वो कैसे, देखिए यहां हमने इस इक्वेशन को लिया था, ये आपको याद है, y इक्वल y माइनस एक्स इक्वल प्लस 1। तो यहां पहली वैल्यू क्या आई थी, 1। तो क्या ये इक्वेशन, क्या इसमें y की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 0 तो थी नहीं ना, यानी y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। यानी ये इक्वेशन, अब आपने जनरली ग्राफ पढ़े होंगे तो ग्राफ कई बार पढ़े होंगे तो यहां से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 से। क्या सभी चीजें 0 से स्टार्ट होती हैं क्या? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 0 से स्टार्ट नहीं होती थी, 1 से 2 से 3 से, कोई लाइन कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। वो 0 से ही थोड़ा होगी, हो सकता है यहां से स्टार्ट हो सकता है वो लाइन यहां से स्टार्ट हो। अब अगर यहां से स्टार्ट होती है तो माइनस से स्टार्ट हो रही है, और अगर कोई लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है तो प्लस से स्टार्ट हो रही है। अगर यहां से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब वो 0 से स्टार्ट हो रही है। यानी सभी लाइनों की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 नहीं होता हमेशा, तो उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। ये हमेशा फिक्स रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन है और ये किसी ग्राफ के ऊपर कहां से शुरू होगी, y माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन है जो किसी ग्राफ पर कहां से शुरू होगी, उसी पॉइंट को बोलते हैं कांस्टेंट या इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यानी ये हमारा जो y एक्सिस के ऊपर जो कांस्टेंट बनेगा वो किस जगह से शुरू हो रहा है, बस इतनी सी बात है। यानी ये 1 से शुरू हो रहा है तो हमारा यहां पर कांस्टेंट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं उसी फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा आपको। तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी ये कांस्टेंट होता है और ये हमेशा y एक्सिस के ऊपर होता है, तो हम कांस्टेंट ढूंढेंगे 1 और y एक्सिस के ऊपर है ये y एक्सिस, यानी जहां से हमारी लाइन शुरू हो रही है वो है कांस्टेंट।
क्लियर है, और इसको हमेशा वाई एक्सिस पर ही रखना है। बहुत सिंपल है, यानी ये सी होगा जो कांस्टेंट होगा, तो ये खत्म हो गया, समझ लीजिए। कांस्टेंट कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, वो तो यहां से शुरू होता है, तो यानी आप इसको तो बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। फिर y इक्वल, y हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा और डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और x जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला, तो राइट साइड इंडिपेंडेंट हॉरिजॉन्टल ऑलवेज, तो x जो है ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है, और इसको हमेशा राइट साइड में रखते हैं। x के साथ में अब m लगा हुआ है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यानी जो m है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए होंगे अब आप, यानी कि y इक्वल एक्स प्लस सी अगर हो, सिंपल होता, m ना होता तो हमारा तो बात ही बन गई थी कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और x की वैल्यू भरो तो y की वैल्यू अपने आप आ गई सीधा। लेकिन क्या हमेशा कांस्टेंट एक फिक्स पॉइंट से शुरू होता है? क्या इक्वेशन इतनी सीधी होती है क्या? कई बार x को भी किसी पॉइंट से मल्टीपल हो सकता है, यानी x किसी पॉइंट का मल्टीपल हो सकता है, तो वो मल्टीपल का मतलब x स्क्वायर हो या समथिंग कुछ और ऐसा हो, तो यानी वो मल्टीपल, यानी जो यहाँ m के साथ में जो सॉरी x के साथ जो लगा हुआ है, तो x के साथ जो लगा है इसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन कितने एंगल पर है, तो अब देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, एक ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ऐसे जा रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसे भी जा सकती है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसे भी तो जा सकती है। तो आपने ये तो ढूंढ लिया y इक्वल एक्स प्लस सी, अगर आपको मिल गया, यानी कहां से शुरू हो रही है, ये मिल गया आपको, यहां से शुरू हो रही है जी इक्वेशन, ठीक है ओके ग्राफ के अंदर। अब वो कह रहा है x की वैल्यू भरो y की आ जाएगी, x की वैल्यू भरोगे y की आ गई, लेकिन बड़ी बात ये है कि उसको किस एंगल पर, देखिए ये जो एक्सिस है ये पूरा स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन है हमारी, किसी दोबारा देखिए, तो यहां देखिए अगर मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इस एक्सिस के ऊपर ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस और ये x एक्सिस होती है, तो यहां पर अगर मैंने यहां से कोई लाइन शुरू करनी है, ठीक है जी, यहां से शुरू हो जाएगी, तो यहां ये कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद में x की कोई वैल्यू भरूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो x की कोई भी वैल्यू भर रहा हूं y की वैल्यू आ जाएगी, तो कोई एक लाइन बनेगी, मैं उस लाइन को कितना एंगल से ऊपर करूं नीचे करूं, वो जो एंगल होता है ना ये होता है m जो है। अब देखिए मैंने m को क्या लिखा हुआ है, यहां ध्यान देने वाली चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्लोप ऑफ द लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और स्लोप ऑफ द लाइन होता है, यानी कि लाइन का झुकाव कितने डिग्री पर। यहां देखिए लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ये जो मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूं इस पॉइंटर से देखिए, ये लाइन ऊपर या नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि एंगल, यानी स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब लाइन का झुकाव, और उसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा, यानी वो टेंजेंट थीटा होता है। अब इसी के ऊपर हम कंसंट्रेट करने वाले हैं कि टेंजेंट थीटा क्या चीज है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब साइन थीटा क्या बाय कोस थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइन थीटा और टेंजेंट थीटा को निकालने का तरीका y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये कैसे निकलेगा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से यहां एक ग्राफ बनाया, आपके पास एक ट्रायंगल है, कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, 10th क्लास का सब कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, नथिंग स्पेशल। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, इसके अंदर ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है स्मॉल b, ये पॉइंट स्मॉल c है, तो 3 पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ये एक एंगल है थीटा, हमने राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कोस थीटा अपने 10th क्लास में किया था, तो मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि साइन कोस थीटा की क्या जरूरत थी, ऐसी क्या चीज है वो कि जिससे हम कुछ निकाल सकते हैं। तो साइन कोस थीटा के अकॉर्डिंग अगर हमें दो साइडें और एक एंगल 90 को छोड़कर कोई दूसरा एंगल पता है, 90 को छोड़कर राइट एंगल तो होगा ऑब्वियस है, तो एक एंगल तो पता ही है। तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 9th 10th की बात बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल, ताकि आप इसको रिलेट कर सकें कि मैं यहां इसको टेंजेंट थीटा या स्लोप ऑफ द लाइन क्यों लिख रहा हूं, और सारी कहानी इसके ऊपर दारोमदार करती है, y इक्वल mx प्लस c। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और आपको ये करनी ही है एट एवरी कॉस्ट। इसे याद कीजिए, c कांस्टेंट होता है, इंटरसेप्ट होता है, x और y की वैल्यू ऑब्वियस है, ये डिपेंडेंट होगा, वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, और उसके बाद में m जो है, सिर्फ m की कहानी आपको समझ में आ गई तो सारी इक्वेशन समझ में आ जाएगी। तो m के ऊपर बात कर रहे हैं, m टेंजेंट थीटा होता है। अब ये टेंजेंट थीटा क्या चीज होती है, और वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है। टेंजेंट थीटा मतलब झुकाव लाइन का, फिर से रिकॉल कर रहा हूं उसको, तो वो उसी के लिए अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, 10th क्लास को रिकॉल करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने एक चीज देखी है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल तो हमें पहले से पता होता है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए थीटा, ये थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड कौन सी होती है, थीटा की अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। थीटा के साथ लगने वाली साइड कौन सी होती है, बेस, क्योंकि एक साइड तो हाइपोटेन्यूज होगी तो दूसरी साइड बेस होगी, ऑब्वियस है। यानी थीटा जिस जगह पर होगा, या तो थीटा यहां हो सकता है, तो अगर मेरा थीटा यहां होता
अब ये भी ध्यान देने वाली बात है, 10th क्लास में आपने ये किया था, अगर थीटा यहां होता तो इसकी अपोजिट साइड ये बनती है, यानी परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, जो कि आपने 9th 10th के अंदर शायद मिस कर दिया हो, लेकिन आपको मैं दोबारा से वो रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। हम मानते हैं 9th 10th में आपको जो टीचर्स जनरली करवाते हैं वही करवाते हैं कि कोई भी बेस ले लो, कोई भी परपेंडिकुलर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो गलत होता है, फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और थीटा के साथ लगने वाली साइड बेस होती है। हाइपोटेन्यूज सबसे अलग होता है, वो हमें पता ही है। ये क्लियर है? यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा वो डिटरमाइन करेगा कि थीटा कौन सा है। अगर आपको थीटा ऊपर वाला दिया होगा तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, और अगर थीटा ये तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि थीटा से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें थीटा पता है तो परपेंडिकुलर और इसका पता लग जाए। तो हमने थीटा इसको लिया, यानी सिंपल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने बेस को बेस ही लिया जो जनरली बच्चे लेते हैं, हालांकि बेस हमेशा या परपेंडिकुलर हमेशा थीटा को देखकर लिया था। अगर मैं थीटा इसे लेता तो परपेंडिकुलर और बेस पलट जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई आई थिंक सो। अब इसके बाद में बात करते हैं थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थीटा की एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होती है, और थर्ड जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो साइन कोस थीटा में क्या रखा था, क्या था 10th क्लास में, तो वो देखिए वो क्या बताता है। अगर आपको दो साइडें पता है, सपोज दैट आपको बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर पता है, इनकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्लस आपको एंगल पता है, एंगल 90 तो पता ही होना चाहिए, ये मान लीजिए 30 डिग्री है। अगर ये तीन चीजें पता है तो बाकी की जितनी भी चीजें हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, बाकी की सभी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी की सभी चीजें। तो यही चीज हमें साइन कोस थीटा से मिली थी, समझ गए आप? यानी कि हमारा साइन कोस थीटा का यूज किया था। तो अब देखिए वो क्या कहता है, अगर साइन थीटा मतलब बाकी की कैसे, ये 30 है, ये 90 है, 120 हो गया, 180 टोटल होता है, तो मुझे पता है ये 60 आएगा। ठीक है, एक एंगल पता लगने का फायदा होगा। अब तीसरी साइड, वैसे तो तीसरी साइड यहां से निकाल सकता हूं बहुत आसानी से, ठीक है, बट अगर आपके पास एक साइड और ना हो, सपोज दैट कि आपके पास साइड सिर्फ एक ही दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, मतलब आपको यहां पे बेस है, यहां परपेंडिकुलर है, सिर्फ दो, और आपको क्या दे रखा है उसने कि एक तो 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है, इससे आप दूसरा एंगल निकाल लेंगे 60, सिंपल है क्योंकि ये 90 होगा। अब आपको ये बेस दे दिया और एंगल दे दिया, बेस और एंगल से आप हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। हालांकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, मतलब अगर आपको दो साइडें मिल गई तो तीसरी तो आप निकाल लोगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कहां काम आती है, वो कहती है कि अगर आपके पास सिर्फ एक साइड है, बेस, सिर्फ एक एंगल है, ठीक है, तो एक एंगल है, दूसरा हमें पता 90 होता तो तीसरा तो हम निकाल लेंगे 180 करके, तो इसका तो झंझट ही खत्म है। बट वो कहता है अगर एक बेस और एक सिर्फ ये दो चीजें हैं तब भी आप इन दोनों चीजों को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो उसी के बारे में आप डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए नीचे क्या है, साइन थीटा क्या होता है, सपोज दैट साइन थीटा मतलब आपके पास यहाँ साइन 60 की वैल्यू है, तो साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। मेरे पास सपोज दैट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो यहां पर मैं साइन 60 की वैल्यू लिख दूंगा कि साइन 60 की वैल्यू क्या है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 लिख दी, तो हाइपोटेन्यूज को उधर ले जाऊंगा, साइन 60 की वैल्यू को नीचे ले आऊंगा। तो सपोज दैट अब मैं इसे जरा करने की कोशिश कर रहा हूं, साइन 60, ठीक है, इक्वल होगा परपेंडिकुलर सपोज दैट आपको दिया हुआ 3, हाइपोटेन्यूज आपको दिया नहीं है, ठीक है, यानी आपको एक तो एंगल दे दिया साइन 60 की जगह हम क्योंकि ये थीटा बनेगा, चलिए इसी को रखते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए साइन 60 3/h, तो अब मैं क्या करूंगा, h को इधर ले आऊंगा, h इक्वल क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय साइन 60, समझ गए? अब साइन 60 क्या है, तो आपने 10th क्लास के अंदर एक टेबल पढ़ी थी, याद है कि एंगल से कैसे बनाते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये टेबल भी आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। और 0 फिर शुरू करेंगे हम 0 1 2 3 4 4 लिखिए, फिर सभी के डिवाइड में 4, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, 0 1 2 3 4 लिख लिया, उन एंगल्स के नीचे और सबका अंडर रूट कर दिया। अब अंडर रूट करने के बाद में 0/4 का रूट किया 0 आ गया, 1/4 का रूट करेंगे, 1 का रूट 1 होता, 4 का रूट 2 आ गया, 1/2 वैल्यू आ गई। ये साइन थीटा की वैल्यू आएंगी सारी, ये आपने 10th में कर रखी है। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा ये 0/4 0, 1/4 1/2, 2/4 1/√2 और एंड 60, साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी √3/2, और साइन 90 जो होगा वो 1 होगा। अब कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, तो इसी वैल्यू को पलट देते हैं, यानी जो सबसे लास्ट में लिखा हो सबसे पहले लिखो, ठीक है। तो यानी कोस यहां 0 की जगह ये वाला 1 आएगा, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है यहां आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है वो यहां, मतलब ये तो सामने होगा ना आमने सामने, उसके बाद में उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू हम इधर जाएंगे तो ये यहां आ जाएगी, और उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू यहां आ जाएगी,
ये समझ गए होंगे आप, यानी इस वैल्यू को उठा के, अब देखिए ये वाली वैल्यू जो है वो एक्चुअल में ये वाली वैल्यू यानी लास्ट वाली यहां से उठाई और उसको यहां रख दिया, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू उठाई सेकंड नंबर वाली और उसको सेकंड नंबर पर रख दिया, फिर थर्ड नंबर वाली वैल्यू उठाई उसको थर्ड पर रख दिया, फिर फोर्थ वाली वैल्यू उठाई और उसको इधर से फोर्थ पर रख दिया, और वो फिफ्थ वाली वैल्यू उठाई और इधर से उसको फिफ्थ पे रख दिया हमने इसको, सिर्फ ये कोस की वैल्यू आ गई, समझ गए आप। फिर उसके बाद टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, तो इन दोनों का डिवाइड होता है, टेंजेंट थीटा sin बाय cos होता है, तो sin की वैल्यू 0 है, cos की वैल्यू 1 है, sin बाय cos 0/1 0 हो गया, फिर इन दोनों को डिवाइड किया 1/√3 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया 1 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 3 आ गया, और उसके बाद में 1/0 लास्ट देखिए, यानी टेंजेंट 90 की वैल्यू 1/0 करेंगे, तो अगर किसी भी चीज के नीचे 0 होता है तो वो क्या होता है, वो इंफिनिटी होता है, हम उसको निकाल ही नहीं सकते, उसकी कोई वैल्यू निकल ही नहीं सकती, यानी अगर किसी भी चीज के नीचे 0 हो तो 0 जो है नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी कह लो नॉट डिफाइंड कह लो एक ही चीज है। तो ये हमारे पास साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यूज आ गई, टेंजेंट थीटा की, समझ गए आप। तो अब इन वैल्यूज का यहां पर क्या मीनिंग है, तो देखिए sin 60 मैंने बोला था ना हाइपोटेन्यूज इक्वल 3/sin 60 आ गया, तो 3/sin 60 sin और 60 कहां है, ये रहा, यानी √3/2, अगर मैं sin 60 की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं और इसकी जगह पर मैं sin 60 लिख सकता हूं, समझ गए होंगे आप, यानी कि 60 डिग्री, ये तो एंगल है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज इक्वल 3 डिवाइडेड बाय √3 into 2, वो डिवाइड में 2 था ऊपर चला, यानी कि 6/√3 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये sin h की वैल्यू आ गई, यानी मेरे पास क्या था, समझ गए होंगे आप। तो देखिए अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसे रिकॉल कर रहा हूं कि हमारे पास क्या था, अगर मेरे पास तीनों में से कोई एक साइड हो, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, 3 साइडों में से कोई एक साइड हो और कोई एक एंगल पता हो, इन दोनों में मतलब 90 को छोड़कर कोई एक एंगल पता हो, ठीक है, तो मैं सारे एंगल और सारी साइडें निकाल सकता हूं, वही ट्रिग्नोमेट्री थी, समझ गए होंगे अब आप। तो साइन थीटा जो था वो क्या था, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर, थीटा की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब मैं इसको जरा साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहे। तो ये बेस है, अब देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि साइन बाय कोस को जो डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा और हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया। तो इसी को अब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, तो BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AC, BC बाय AC। उसके बाद में कोस थीटा में क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है A into B, AB और हाइपोटेन्यूज AC, AB बाय AC। इसके बाद में नेक्स्ट टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा कितना है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहां टेंजेंट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाय AB, तो BC डिवाइड बाय AB, ये वाला AB, ठीक है, ये बेस हो गया, और BC जो है वो परपेंडिकुलर बाय हमारे पास क्या आ गया AB, समझ गए आप। अब इसका यूज कहां है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, तो मैंने बोला ये टेंजेंट थीटा होता है। अब टेंजेंट थीटा कैसे, तो टेंजेंट थीटा क्या चीज है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है, आपको बस ये चीज याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट अब ये हो गया, ये वाला जो पार्ट है आपका ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है, समझ गए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, BC है, B into C, परपेंडिकुलर और बेस क्या है, A into B, तो AB और BC का जो डिवाइड होता है, जो रेशो निकलेगा वो रेशो टेंजेंट थीटा के इक्वल है, यानी कि उस रेशो की वैल्यू टेंजेंट थीटा, मान लो उस रेशो की वैल्यू जो है वो 1/√3 आती है, तो इसका मतलब 30 डिग्री का एंगल है, यानी मेरी लाइन का जो स्लोप है वो 30 डिग्री है। अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू, अगर मैं इसके बेस और परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करता हूं, उसका जो रेशो आएगा उस रेशो की वैल्यू 1/√3 है, तो मेरा एंगल 30 डिग्री, मेरी लाइन 30 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर उसकी वैल्यू 1 आती तो मेरी लाइन 45 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर उसकी वैल्यू 60 डिग्री आती है तो यानी √3 आती है, तो इसका मतलब मेरी लाइन 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। क्लियर, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब वो कैसे झुकी हुई है, किस तरह से, तो मैं उसको भी अब प्रूव करने वाला हूं इसी ग्राफ के अंदर। तो हम इस ग्राफ को थोड़ा सा अब साफ तरीके से बनाएंगे। तो यहां मैं इसे रब कर रहा हूं, सेम लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, नथिंग स्पेशल, इसी को हम लेके चलने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक पॉइंट था और ये लाइन जो है वो ऐसे आ रही है, देखते हैं। अब जरा इस लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, तो देखिए ये एक सीधी लाइन है, ये हमें पता है इस इक्वेशन की लाइन है, सीधी लाइन है। अब इसके अंदर मुझे इसका एंगल निकालना है, कैसे निकालूं एंगल, तो एंगल के लिए कोई बेस तो होना चाहिए ना, जैसे ये लाइन है तो इसके लिए कोई बेस होना चाहिए,
तभी एंगल निकलेगा। अब अगर आप माने कि ये वाली लाइन है और इसके बीच का एंगल, ये एंगल कभी भी वैलिड नहीं होता है, क्योंकि आपको एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेना होता है। तो एक्स एक्सिस ये है हमारी, वो तो नीचे है, तो अगर मैं इसी एक्स एक्सिस से पैरेलल में बना दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें कम से कम बेस मिल जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा। अगर यहाँ मैं एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके पैरेलल में एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। तो एक्स एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद में अब मेरे पास क्या हो गया, अब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कि एक्स एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद ये पैरेलल आ चुकी है, यानी सिंपली एक्स एक्सिस इसके पैरेलल आ गई। तो मेरे पास एक आधा सा ट्रायंगल बन रहा है। अभी मैं इसको कंप्लीट बनाने वाला हूं ताकि आपको ये बता सकूं कि टेंजेंट थीटा y2 - y ये कैसे है और ये टेंजेंट थीटा ही क्यों निकलता है। हमें ये तो पता लग गया ना कि टेंजेंट थीटा क्या होता है। अब इसी को हम यहां से निकालने की कोशिश करेंगे कि मैं इस एंगल को निकालना चाहता हूं कि एंगल कैसे निकलेगा। तो देखिए कोई भी y की दो वैल्यूज उठा लीजिए, y की कोई भी दो वैल्यूज। तो मैंने एक वैल्यू उठाई, इसको y2 मान लिया 3, और दूसरी वैल्यू उठाई y1, इसको यहां। अब यहां ये वाली भी ले सकते थे, कोई भी दो, ये वाली वैल्यूज लेते तो ये यहां आ जाता और ये यहां आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके बारे में मैं बताता हूं। और x की भी कोई दो वैल्यूज निकाली, जो x की वैल्यू एक 2 निकाली और एक x की वैल्यू 1, ये 0 है, ठीक है। x1 0 है और x2 जो है वो 2 है। तो अब मैं इसको अगर यहां से मिला देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास ये आ गया x2 - x1। अगर मैं इसको भर रहा हूं x2 - x1 y2 - y1, ये आपको पता है कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो इसी के इक्वल है। तो टेंजेंट थीटा जो है वो यहां पर इसके इक्वल है कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो टेंजेंट थीटा को मैं इजीली यहां से निकाल सकता हूं। तो मुझे y2 माइनस y1 चाहिए, y2 ये रहा, y1 ये रहा। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो इसको मैं अगर यहां पर ये वैल्यू अगर मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं x1 और x2 के लिए, यानी ऐसे, ठीक है। सॉरी, अगर मैं इसे यहां से थोड़ा इस लाइन को थोड़ा सा ये लॉन्ग हो गया, तो इसको मैं थोड़ा स्लोप को अच्छे तरीके से, ताकि ये सही रिप्रेजेंट करे एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये लाइन ऐसे आएगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं x2 और x1 यानी अगर मैं इसके पैरेलल भी कोई लाइन खींच देता हूं, ये वाला लाइन, तो देखिए ये जो है y2 - y1, ये वाला जो डिफरेंस है y2 - y1, ये वाला लाइन मैंने उठा के यहां रख दी, एक ही बात है, यानी इन दोनों का माइनस। तो मैं क्या कर रहा हूं, y2 - y1 कर रहा हूं, जो कि इतना गैप है। तो इस गैप को मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये गैप और ये गैप बराबर है, मैंने इसको पैरेलल खींचा। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, x2 - x1, तो x2 ये रहा y और x1 ये रहा, तो इस गैप को भी मैं यहां यानी इसके बराबर रख सकता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया, तो मुझे निकालना क्या है, थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर थीटा की अपोजिट साइड ये होगी परपेंडिकुलर, जो कि y2 - y1 है। और बेस क्या है, ये वाला बेस है जो कि x2 - x1 है। ये समझ गए होंगे आप, यानी कि मैंने इसको इसके पैरेलल किया, इसको इसके इक्वल किया। मुझे x2 कोई भी दो वैल्यू ले ली, अगर मान लीजिए आप ये वाली दोनों वैल्यू लेते कि y2 की वैल्यू 2 ले लेते, तो मेरे पास क्या आता, ये 2 वैल्यू आती, तो मैं यहां पर यानी y2 वैल्यू 2 होती और y1 की वैल्यू 1 होती, तो इतना को मैं यहां लिख देता, सिंपल। तो मेरा ट्रायंगल क्या होता, थोड़ा छोटा होता, बट एंगल तो ना बदलता ना। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ट्रायंगल छोटा हो रहा है बट एंगल नहीं बदलेगा। तो मैं इस वैल्यू को और इन दोनों के डिफरेंस को x2 x1 और y2 y1 ये वाला अगर इन दोनों के डिफरेंस को आपस में डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बनता है, अब देखिए थीटा के अपोजिट साइड ये क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, ये बेस बन रहा है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, अब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। x की वैल्यू अगर मैं ये छोटे वाली ले लूं तो ये वाली, तो मेरे पास ये इतना सा बेस आता, और y की वैल्यू ये वाली ले लूं तो मेरे पास इतना सा ये परपेंडिकुलर आता। तो यानी कि मेरे पास छोटा ट्रायंगल होता बट एंगल कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम इस लाइन का एंगल निकाल रहे हैं ना, और ये लाइन का स्लोप तो हमेशा उतना ही रहेगा जो m है हमारा, ठीक है। तो यानी ये कभी नहीं बदलने वाला है। तो मैं कोई भी दो वैल्यू उठा सकता हूं, उनका डिफरेंस करूंगा तो वो परपेंडिकुलर और बेस के बराबर ही बनेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, टेंजेंट थीटा। तो अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया, 3 - 1, तो 3 - 1 करूंगा कितना आएगा, 2 डिवाइड में। अब ये 3 - 1 यानी कि y2 - y1, ये 3 - 1 हो जाएगा, और x2 - x1 2 - 0 कितना आ जाएगा, 2। तो इक्वल क्या आ गया, 1, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। तो मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आती है 1, यानी मेरे पास स्लोप आता है 1। अब ये 1 क्या चीज है, स्लोप, बट ये स्लोप का एंगल नहीं है, हमें तो थीटा चाहिए था। और 1 कोई 1 डिग्री नहीं है, ये ध्यान देना। क्या है ये दो साइडों का डिवाइड है। मैंने बोला था कि जब दो साइडों का अगर आपके पास डिवाइड आता है तो उस डिवाइड की वैल्यू आपको यहां ढूंढनी है। अब टेबल में चेक कीजिए टेंजेंट थीटा 1 कब है, तो टेंजेंट थीटा 1 कब है, जब टेंजेंट की वैल्यू टेंजेंट थीटा 45, जब टेंजेंट वैल्यू यानी कि अगर ये एंगल 45 है, 45 डिग्री, तो इसका मतलब इस साइड और इस साइड का डिवाइड जो आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। ये क्लियर हो गया आपको,
यानी जब ये एंगल 45 डिग्री, यानी कि मेरे पास जो डिवाइड आया ना, मैंने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 किया तो उसका डिवाइड 1 आ गया, तो 1 जो को 45 डिग्री 1 आपको मिलेगा टेबल से, यानी कि 1 की वैल्यू देखिए और एंगल देखिए, तो अब आपको पता लग गया कि ये स्लोप का एंगल कितना है, और हमें यही तो चाहिए था। बट m जो होता है एग्जैक्टली टेंजेंट थीटा होता है, यानी कि वो दो साइडों का डिवाइड होता है। m जो है वो दो साइडों का डिवाइड है, परपेंडिकुलर और बेस का डिवाइड है, उनका रेशो है, ना कि वो डिग्री सेल्सियस में, मतलब डिग्री के अंदर एंगल नहीं हो। इट इज नॉट द एंगल ऑफ डिग्री, इट इज रेशो ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशो है वो परपेंडिकुलर और बेस का, तो हमारे पास जो रेशो आएगा उस रेशो को टेबल में देखिए और टेबल से आपके पास एंगल आ जाएगा, यानी हमें स्लोप पता लग गया। समझ में आया है कि ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो y की वैल्यू वो एक्चुअल में इसका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया नहीं, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है पूरा। तो अगर मैं इसको इसके पैरेलल, यानी ये और ये इक्वल हमें पता है, और ये वाला ये और ये वाला ये इक्वल है, तो मैं इसको यहां ऊपर लेके गया, इसको इस तरफ लेके गया और मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो मतलब मैं इस साइड का डिवाइड और इस साइड का, अब देखिए यानी इस y1 और इस y2 इन दोनों का डिवाइड, इतनी लाइन का डिवाइड और माइनस, और इतनी लाइन का माइनस, इस लाइन का माइनस, अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करता हूं तो एक्चुअल में मैं परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर रहा हूं इनडायरेक्टली। तो परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, मेरे पास टेंजेंट थीटा आता है, तो मेरे पास यहां पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी 1, और वो डिवाइड का रेशो है, दो साइडों का डिवाइड का रेशो, उस रेशो को मैं चेक करूंगा यहां टेबल में, और वो टेबल क्या कहती है, टेंजेंट थीटा जो है अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो 45। अब ये तो 1 आ गया, चलो ठीक है जी, हमारे पास एंगल आ गया 45 डिग्री। बट व्हाट अबाउट अगर ये 1.5 आता तो 1.5 आता, देन हम क्या करते, तो यहां तो टेबल में तो 1.5 है, तो देखिए टेबल में सिर्फ 5 एंगल दे रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो क्या 5 एंगल के अलावा आपको कोई एंगल और आते हैं? हमने 5 एंगल्स के अलावा एक्स्ट्रा में कोई भी एंगल नहीं पढ़ा, इसका मतलब यानी हमें सिर्फ 5 ही एंगल्स की नॉलेज है। बट प्लस 1 और 2 के अंदर ये टेबल पूरी करवाई जाती है, जिसमें 0 से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल की सभी की वैल्यूज निकाली जाती हैं, सभी की वैल्यूज बताई जाती है, सभी की वैल्यूज दिखाई जाती हैं, यानी उन्हें सिखाया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 1.5 वैल्यू अगर आती है, 1.5 इनका रेशो, यहां तो 1 आएगा ना, ये 1.5 अगर रेशो आ जाए तो आपको वो वैल्यू दी जाएगी, या फिर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि सिर्फ इन्हीं वैल्यूज में से अगर आएगा तो ही हम आंसर निकाल सकते हैं, कोई दूसरी वैल्यू भी आ गई तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि उस वैल्यू की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि इस वैल्यू से कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो वो प्लस 1 2 के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है, बट उन्हें भी लर्न नहीं होता है, ये टेंशन वाली बात नहीं है। इट में भी उनकी कोई ऐसी ट्रिक बनी हो तो शायद उन्हें याद भी हो, तो हम उसके डीप में जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। क्लियर है? तो हम बस ये टेबल को याद रखने का मतलब था कि इस टेबल से हमें साइन कोस थीटा समझ में आए, राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आया, और यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने इन दो साइडों का डिवाइड निकाल दिया, और उस डिवाइड की हेल्प से, रेशो की हेल्प से मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं। तो यानी इसलिए हम इसको बोलते हैं स्लोप। अब स्लोप की बात तो आपको समझ में आ गई, क्लियर है? तो अब मैं इसे जरा रब कर देता हूं, अब इसके अंदर आपको एडिट कर रहा हूं स्लोप के साथ में। अब आगे क्या, तो स्लोप के साथ देखिए, अगर ग्राफ में स्लोप ऐसे आता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, इस तरह से अगर होगा, यानी m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ध्यान देना, अगर m की वैल्यू m अगर पॉजिटिव है तो स्लोप, जो स्लोप आएगा वो ऐसे आएगा, यानी जो टीचर टिक नहीं लगाता, टिक लगाता टीचर, सही का साइन लगाता तो वो ऐसे लगाता। ठीक है, तो यहां पर यानी स्लोप इस तरह से आएगा, अगर ग्राफ के अंदर m की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो आपको जो स्लोप आएगा आपका वो इसी तरह से आएगा। और अगर ग्राफ के अंदर m की वैल्यू नेगेटिव है, अगर m जो है वो नेगेटिव है, तो m अगर नेगेटिव होगा तो वो स्लोप कैसे आएगा? अब देखिए, टीचर जब क्रॉस मारता है, गलत, नेगेटिव मतलब गलत कह सकते हो, यानी कि कांटा मारेगा, तो कांटा इस तरफ लगेगा ऐसे, तो कांटा जो है वो ऐसे लगेगा, ये ऐसे जा रही है सारी लाइनें। ठीक है, अब ये लाइन कहीं से भी शुरू हो सकती है, वो एक अलग चीज है कि आप यहां से ऐसे शुरू करो कहीं से भी, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये समझ गए होंगे। यानी कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, m के आगे माइनस साइन भी हो सकता है, m के आगे प्लस साइन भी हो सकता है। अगर प्लस साइन है तो ऐसा होगा, माइनस साइन है तो ऐसा होगा, समझ गए? यानी स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं सीधी, कांस्टेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, वो कैसे? तो कांस्टेंट के बारे में देखिए, कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? दोनों एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। तो देखिए कांस्टेंट कब होगा, हमने यहां पर कांस्टेंट हमने कहा कि y एक्सिस के ऊपर होता है,
लिखा हुआ y एक्सिस पर इंटरसेप्शन कांस्टेंट होता है c। तो अगर ये y एक्सिस पर यहाँ है, यहाँ पॉजिटिव होता है ना सारी y एक्सिस, ये प्लस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और यहाँ क्या होता है -1, -2 और -3 एंड सो ऑन y एक्सिस के ऊपर। तो अगर यहाँ से कोई लाइन शुरू होती है ऐसे, तो स्लोप देखिए m की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ना। मैंने बोला कि अगर आपको ग्राफ देख के m की वैल्यू निकालनी है, तो ग्राफ देख के अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है, टिक में जा रहा है, ठीक है, टीचर वाला टिका, तो वो पॉजिटिव है। और अगर ग्राफ ऐसे जा रहा होता, यानी यही ग्राफ अगर इस तरह से जा रहा होता, तो ये नेगेटिव था, यानी यहां पर m जो है वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो m का तो ये पता लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, उससे नेगेटिव पता लगेगा। अब देखिए c, ये -1 से शुरू हो रहा है ना, कांस्टेंट माइनस के अंदर अगर आता है तो इसका मतलब वो नीचे से शुरू होगा ग्राफ। अगर कांस्टेंट +1 आ रहा है तो वो ऊपर से शुरू होगा। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ रही है, ये वाला कांस्टेंट, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा। वो यहां से नीचे की तरफ ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन वो इसी तरह से शुरू होगा। ये समझ गए होंगे आप, यानी कि ग्राफ किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से खत्म होता है, इसके ऊपर ये डिस्कशन था। और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव c हो सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव m भी हो सकता है। अगर m पॉजिटिव है तो सीधा ऐसे टिक्के वाले, और अगर m नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे आएगा। क्लियर है? अब उसके बाद में अगर c पॉजिटिव है तो इसका मतलब y एक्सिस पर पॉजिटिव मार्क होगा, यानी कि वो 0 से ऊपर ऊपर आएगा। और अगर c नेगेटिव है तो यानी ग्राफ यहां से शुरू होगा, सपोज दैट वो ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है। ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इन्हीं के स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस मतलब क्या? तो देखिए स्पेशल केसेस के लिए मैं आपको स्पेशल ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, और उन ग्राफ्स को आपको बहुत ध्यान से करना होगा। ग्राफ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, मैं सिर्फ इस जगह पर आपको दो ग्राफ बना के दिखाऊंगा, और उन दोनों ग्राफ्स के अंदर ही आपको ये देखना है कि इसमें y और x की वैल्यूज दूंगा, और उन वैल्यूज के हिसाब से आपको निकालना है उसका स्लोप क्या होगा और वो कैसे होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम करने वाले हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस के अंदर क्या? तो स्पेशल केस को जरा ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ बहुत स्पेशल है और ये स्पेशल केस के अंदर भी आता है। तो आपको ये वाला स्लोप निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो देखिए मैंने क्या किया कि आपके पास एक ग्राफ है और मैंने पूछ लिया कि इसका जो m है वो क्वेश्चन मार्क, मतलब उसका स्लोप बताइए आप। तो आपको स्लोप बताना है, तो स्लोप कैसे पता करेंगे इसका? तो बहुत सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे, m क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा मतलब हमारे पास ग्राफ है तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं ना ग्राफ को देख के। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, x और x एक्सिस के ऊपर ऐसे है और ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस हमारे जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर स्ट्रेट लाइन, अब याद करने के लिए बता रहा हूं आपको कि अगर हमारी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जो स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है ग्राफ के अंदर, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका जो एंगल होता है वो हम 0 मानते हैं, 0 डिग्री। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने बोला था ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि x एक्सिस के अलोंग ही हम एंगल देखते हैं कि एंगल कितना है। ठीक है? ये एंगल ऐसे बढ़ रहा है, ये 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 ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, और लास्ट ऐसे हो गया। तो x एक्सिस के अलोंग देखते हैं। अब ये x एक्सिस से पैरेलल है तो सीधी सी बात ये कि 0 होगा, बट निकाल के देखेंगे हम इसे ताकि आपको समझ में आए। मैंने जो आपको ये मेथड बताया था कि y2 - y1 x2 - x1, और ये ग्राफ कैसे रिलेट करता है sin cos थीटा के हिसाब से, तो हमें पता है कि ये टेंजेंट थीटा होता है। ये तो क्लियर है क्योंकि सभी ग्राफ एक जैसे होंगे, सभी ग्राफ इसको फॉलो करेंगे, सभी ग्राफ इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सभी ग्राफ टेंजेंट थीटा ही की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू सभी ग्राफ्स के अंदर अगर मैं निकाल लेता हूं तो मेरे एंगल का रेशो निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहां हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं। तो मैंने किया y2 - y1, ठीक है, और x2 - x1। तो x2 मान लीजिए कि ये मैंने x की वैल्यू ले ली, ठीक है, इसको x2 मान लिया, x2 की वैल्यू है 2, और x1 मैंने ले लिया ये वाला मैंने x1 ले लिया, ये x1 की वैल्यू है। ठीक है? तो x1 और x2 के ऊपर मुझे वैल्यूज इस लाइन की वैल्यूज यानी यहां पर है और एक यहां पर है, ये x और 1 की वैल्यू। लेकिन अब मैं ले रहा हूं y2 की वैल्यू, y2 - y1। तो y एक्सिस ये वाली, इस एक्सिस के ऊपर अगर मैं ये वैल्यू ले रहा हूं तो ठीक है, y2 की वैल्यू एक वैल्यू ले ली, y2 की वैल्यू 2 आ गई। अब दूसरी वैल्यू, क्या मैं यहां पे वैल्यू ले सकता हूं? यहां पे तो ये लाइन ही नहीं आ रही ना, आप उस लाइन के ऊपर क्रॉस लगा सकते हो। देखिए कैसे होता है, अब जरा दोबारा से समझिएगा, इस चीज को ध्यान देके देखिएगा। ठीक है? इससे आपको ये चीज समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं कैसे कह रहा हूं। तो सपोज दैट हमारे पास एक लाइन है, ये मैंने एक सिंपल लाइन खींच ली कुछ इस तरह से, ये 0 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? ये सिंपल लाइन खींच ली। अब इसके बाद में क्या होता है, ये ग्राफ के अंदर ये y एक्सिस थी और ये x एक्सिस थी। तो मैंने कहा कि x एक्सिस के ऊपर वैल्यू 1 है, तो यहां पर ये 1 वैल्यू, इसके ऊपर और ये 2 वैल्यू, और y पर ये 1 है, ये 2 है। ठीक है? तो यहां 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो मैंने x एक्सिस पर जो वैल्यू ली
उसको मैंने ऐसे मिलाया तो वो यहाँ मिली, और y वैल्यू की ठीक है, और y जो दूसरी है दूसरी वैल्यू को यहाँ मिलाया तो वो यहाँ, यानी लाइन के ऊपर मेरे जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, इस लाइन पर जो 2 पॉइंट आ रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर x की वैल्यू कितनी आ रही है वो मैंने काउंट की, तो एक में x की वैल्यू 1 आ रही है, एक पे x की वैल्यू 2 आ रही है। अब सेम एज चीज इन पॉइंट्स के ऊपर y की वैल्यू, इनको मैं y से मिला के देता हूं, ठीक है, तो y की वैल्यू आ रही है 2 और 1 आ रही है, क्लियर है, ये तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा होगा। अब मेरे पास लाइन तो ये वाली है इस केस में, क्योंकि स्पेशल केस इसको नाम दिया है, वो स्पेशल किस लिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो ये मेरे पास लाइन तो ये वाली आ रही है। अब इस लाइन के ऊपर मैंने x की वैल्यू, यानी मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, बात खत्म है, मैंने 2 पॉइंट लिए, इसके ऊपर x की वैल्यू देख ली, इस दोनों पॉइंट पर y की वैल्यू देख रहा हूं, कमाल देखिए, इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू देखूंगा तो y को इधर मिलाऊंगा ना, 2 आ गई, इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू देखूंगा तो y को इधर मिलाऊंगा ना, तो वो भी 2 आ गई, तो y2 y1 यानी कि किसी भी पॉइंट पर आप कहीं पे भी x का कोई भी, आप किसी भी पॉइंट को आप लाइन के ऊपर पॉइंट लगा लीजिए, जैसे यहां पर मैंने क्या किया था, लाइन के ऊपर पॉइंट लगा लिया और उसके बाद में x और y को मिला के देखा कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है। सेम ऐसी चीज आपको यहां करना है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट बना लीजिए, कोई भी पॉइंट बना लीजिए, ये वाला पॉइंट बना लीजिए, यहां पर आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y से मिलाएंगे ना, जैसे हमने यहाँ पे y से मिलाया था तो यहाँ y से मिलाऊंगा, y की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है क्योंकि x के पैरेलल तो y की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो y की वैल्यू फिक्स है यानी y की तो 2 ही रहेगी, यहाँ 2 पर पॉइंट करें ना, y की 2 ही है, और x की क्या है, x2 और x1 2 -1, ये तो कुछ भी आ सकती है, जो भी आएगी, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ नीचे कुछ भी आए लेकिन ऊपर तो 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ चाहे 2 आए 3 आए 4 आए कुछ भी आए लेकिन कोई रियल नंबर आने वाला है, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ भी आता हो तो वो इक्वल टू 0 होता है, ये समझ में आ गया, इसलिए ये स्पेशल केस है। यानी अगर आपको इस टेबल के अंदर, इसके अंदर आपको m की वैल्यू निकालनी हो तो आपका m टेंजेंट थीटा जो होगा वो 0 डिग्री, यानी टेंजेंट m टेंजेंट थीटा इक्वल 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 0। अब 0 क्या आया ये ध्यान देने वाली बात है, 0 आएगा हमारे पास टेबल के अंदर, हम चेक करेंगे तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, तो टेंजेंट थीटा 0 कब है, जब वो 0 डिग्री है, ये 0 0 डिग्री नहीं है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल 0 फ्रॉम टेबल, टेंजेंट थीटा की वैल्यू वो 0 डिग्री आ जाएगी फ्रॉम टेबल, क्योंकि 0 वैल्यू के ऊपर 0 डिग्री होता है टेंजेंट थीटा, तो इसलिए ये 0 डिग्री आ गया, ये समझ में आ गया, यानी स्लोप हमारा क्या है 0 है, स्लोप 0, तो इस केस में, स्पेशल केस में स्लोप जो है वो 0 है। अब स्लोप स्पेशल केस नंबर 2 करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब स्पेशल केस नंबर 2 वो देखिए वो कैसे होगा, स्पेशल केस 2, इसके अंदर सेकंड स्पेशल केस, तो वो भी बहुत आसान है, अगर आपको फर्स्ट केस समझ में आ गया तो सेकंड बहुत इजीली आ जाएगा। अब मैंने ऐसे किया, अब हमने क्या किया था, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर में डाल दिया। अब अगर मैं x एक्सिस के परपेंडिकुलर में यानी y के पैरेलल में अगर कोई लाइन खींच देता हूं, ठीक है, अब मैं इससे पूछूं आपको कि m जो है इसका m स्लोप निकालिए क्या है, तो यहां मैंने मान लिया 1 है और यहां मान लीजिए कि ये 2 है, ठीक है, और y का यहां पर 1 है और यहां 2 है, क्लियर, तो ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब यहां मैं इसको स्पेशल, ये भी स्पेशल केस नंबर 2 है, तो इसके अंदर मैं टेंजेंट थीटा निकालना चाहता हूं, तो हमें पता है टेंजेंट थीटा m इक्वल टेंजेंट थीटा इक्वल क्या होता है, टेंजेंट थीटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड में x2 माइनस x1, क्लियर, तो y2 की वैल्यू, तो देखिए इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट लगा रहा हूं इस लाइन पर, जैसा कि हम इनके अंदर करते हैं, जो मैंने वो छोटा ग्राफ आपको स्पेशल केस 1 में बताया था, तो जो आपके पास लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर आप कोई भी अपनी मर्जी से कहीं पे भी पॉइंट लगा लीजिए, तो मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ये लगा दिया, एक पॉइंट ये लगा दिया, अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने देखा y की वैल्यू क्या है, तो y2 यानी कि y2 की वैल्यू मान लीजिए वो 2 है, तो यहां मैं वो सेम कर रहा हूं, यानी 2 माइनस, और इस पॉइंट पर y2 की वैल्यू मैंने देखा 1 है, क्लियर है, और डिवाइड में, अब इसी पॉइंट के ऊपर, सेम पॉइंट्स के ऊपर x की वैल्यू भी ढूंढेंगे ना, तो सेम पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर x की वैल्यू यहां पर 2 आ रही है, और सेम पॉइंट के ऊपर जो y की वैल्यू 2 थी उस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू तो हर जगह 2 ही आ रही है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2, तो इक्वल क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0। अब आपको ये अच्छी तरह से पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो यानी अगर ऐसा आता है तो हमारा स्लोप जो होगा इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी की जगह अगर हम इसे लिख दें मैक्सिमम स्लोप, अगर ये स्लोप को मैक्सिमम लिख देते हैं, दिस विल बी बेटर देन वी कैन से कि ये इन्फिनिटी है, तो यानी अगर ऐसा केस आता है तो उस केस के अंदर स्लोप जो है वो मैक्सिमम होता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए अब इसके बाद में शुरू करते हैं हम कुछ और ग्राफ, कुछ सिंपल ग्राफ अब आपको करवाता हूं, ये तो स्पेशल केसेस थे, तो सिंपल ग्राफ शुरू करते हैं।
चलिए जी, अब करते हैं जरा कुछ अलग ग्राफ। तो देखिए, अब मैंने ये थोड़ा ग्राफ बना रखे हैं और आपको ये नजर आ रहे होंगे। इसके अंदर आपको सभी ग्राफ्स के अंदर स्लोप ढूंढना है, तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा इसके अंदर कि स्लोप्स कैसे ढूंढने और किस हिसाब से कौन कौन सा स्लोप क्या बनेगा। ठीक है, जस्ट वन। तो ये 6 ग्राफ है। अब देखिए, फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और मैंने इस तरह से एक लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन है, सभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से एक लाइन खींची, तो इसका थीटा कैसे निकलेगा? थीटा, सबसे पहले आपको थीटा का पता होना चाहिए कि थीटा को कैसे निकालना है। तो मैंने बोला था x एक्सिस के अलोंग हम एंगल गिनते होते हैं कि वो कितना डिग्री का है। तो यहाँ x एक्सिस ये भी, और इसके अलोंग अगर एंगल काउंट करेंगे तो वो ये थीटा होगा। तो यहाँ पर ये थीटा है, क्लियर है? तो थीटा समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए m क्या होगा इसका? जो क्लिक मारते हैं, जो टीचर्स ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक करते हैं, उसके जैसी लाइन है, तो m जो है वो पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट साइड में इस तरह से आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि m जो है वो पॉजिटिव हो गया। अब c की बात करते हैं। c मतलब कांस्टेंट। तो मैंने देखिए अभी भी यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वापस वही सब चीजें लिखी हुई है, ये अभी तक मैंने रब नहीं किया। तो यहाँ अगर हम c देखते हैं तो c क्या होता है? c देखिए, कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये समझ में आ रहा होगा आपको, कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस के ऊपर जो कांस्टेंट है, तो y यानी हमारा ग्राफ y एक्सिस के ऊपर ये कांस्टेंट है, ये समझ गए? यानी y एक्सिस के ऊपर कहां पर वो काटेगा, y हमारी लाइन y एक्सिस को कहां काट रही है, वो होता है हमारा c। हालांकि वो लाइन x एक्सिस पर भी काट रही है, लेकिन तो इसलिए हम कह सकते हैं वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो हमारा c नहीं होता। y एक्सिस पर जहां हमारी लाइन काटती है उसको बोलते हैं c, कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस के ऊपर जहां कटिंग कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये y एक्सिस पर यहां काट रही है। तो यहां y एक्सिस क्या है? इस तरफ पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर x एक्सिस नेगेटिव है, तो ये c पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? इसके बाद में दूसरी बात करते हैं, सेकंड ग्राफ। ये समझ में आ गया होगा, m पॉजिटिव, c पॉजिटिव, तो यहां और थीटा ये इतने वाला। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। ये देखिए यहां ये सेंटर से शुरू हो रही है, यानी कि इसका c जो है वो 0 है। कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर ये लाइन कहां काट रही है? 0 के ऊपर, तो यानी कि इसका c जो है वो 0 है। ये 10th में भी आपने किया था, शायद एक चैप्टर आया था 10th में, 10 पॉइंट पता नहीं वो 3.2 है समथिंग ऐसे, एक पता नहीं 3.1 एक्सरसाइज है 10th के अंदर, मैथ के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ c इक्वल 0, तो ये c 0 है क्योंकि ये लाइन हमारी 0 के ऊपर कट कर रही है। थीटा ये वाला x एक्सिस के अलोंग थीटा निकाल लिया। अब ये जो है हमारी लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसे जा रही है? टिक की तरह जा रही है, तो m जो है वो भी पॉजिटिव है। क्लियर है? सेकंड ग्राफ भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ग्राफ की। तो थर्ड ग्राफ देखिए, थर्ड ग्राफ के अंदर क्या है? थर्ड ग्राफ, तो थर्ड के अंदर ये लाइन ऐसे है, यानी टिक तो सीधा जा रहा है, जैसे टीचर टिक लगाता है सेम वैसा ही है, तो यानी ये लाइन भी m पॉजिटिव होगा, तो m यहां पर भी पॉजिटिव है। अब उसके बाद करते हैं c क्या होता है? y एक्सिस के ऊपर जहां हमारी लाइन काट रही है, तो x एक्सिस पर नहीं, y एक्सिस हो, तो y एक्सिस नीचे की तरफ क्या होती है? नेगेटिव होती है y एक्सिस, तो यानी कि हमारी लाइन जो है वो नेगेटिव पर काट रही है, इसलिए c हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर? ऊपर c जो था पॉजिटिव था, एक 0 था, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये आपको भी पता है। तो यानी 0 को पॉजिटिव कर लो चाहे नेगेटिव कर लो, वो 0 ही होता है। क्लियर है? तो यहाँ c जो है इस जगह पर c नेगेटिव है, क्योंकि y एक्सिस पर वो नेगेटिव पर काट रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, फोर्थ ग्राफ देखिए क्या है? लाइन ऐसे लगी हुई है, तो यानी इस तरह से क्या होता है? टीचर जब क्रॉस मारता है, ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव, ऐसे जाएगा तो नेगेटिव, यानी जब टीचर क्रॉस लगाता है तो ऐसे लाइन लगी हुई है, तो m जो है हमारा फोर्थ ग्राफ के अंदर m जो है वो नेगेटिव हो गया। m मतलब स्लोप। क्लियर है? तो स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी इस तरह से है, वो ऐसे भी हो सकता है वैसे भी। अब हम थीटा की बात करते हैं, तो थीटा क्या था? थीटा, तो थीटा इसके अंदर, यहां पर भी थीटा था, थीटा देखिए यहां पर x एक्सिस के अलोंग यही रहेगा, और यहां थीटा। अब ये थीटा कैसे होगा? मैंने बोला था x एक्सिस के अलोंग ये लाइन किस एंगल पर झुकी हुई है, तो ये x एक्सिस के अलोंग ये लाइन जो है वो 90 से भी पार चलेगी। ये समझ में आ रहा है? यानी ये एंगल जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा। क्लियर है? आपको पता है कि ये वाला एंगल जो होता है वो 90 होता है, और अगर मैं इसकी जगह ऐसा कोई एंगल बना दूं तो वो 90 से प्लस होगा ना, तो ये वाला एंगल ऐसे बनना। देखिए सिर्फ इस लाइन को और इस लाइन को काउंट कीजिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हमारे पास जो आएगा यानी थीटा 90 प्लस आएगा। क्लियर है? तो थीटा का पता लग गया कि थीटा जो है वो 90 प्लस है, साथ में और इसके अलावा क्या पता लगा? m जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये क्रॉस में आ रहा है, तो m जो है वो नेगेटिव हो गया। और इसके अलावा क्या आ रहा है? c। अब कांस्टेंट क्या है? y एक्सिस के ऊपर ये वाली लाइन y एक्सिस पर कहां काट रही है? इस जगह पर काट रही है, तो y एक्सिस इस जगह पर क्या पॉजिटिव है, तो यानी c भी यहां पर पॉजिटिव हो गया। अब फिफ्थ ग्राफ की बात करते हैं। फिफ्थ ग्राफ के अंदर क्या आता है? फिफ्थ ग्राफ के अंदर ये वाली लाइन ऐसे है, मतलब m नेगेटिव है। क्लियर है? अब इसके बाद में ये c की वैल्यू की बात करते हैं, तो y एक्सिस के ऊपर ये कहां काट रही है? 0 के ऊपर काट रही है, तो c
0 है। अब थीटा की बात करते हैं, तो थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा के अंदर देखिए थीटा कैसे निकला हुआ यहाँ, थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली लाइन कितना एंगल पर झुकी हुई है, तो एक्स के अलोंग ये और ये दो का वैल्यू होगी इतना इतना, तो ये वाला हमारा थीटा है, तो जो 90 से प्लस होगा, ये 90 प्लस है, 90 प्लस थीटा जो है ये 90 से ज्यादा होगा। क्लियर है, तो यहाँ थीटा हमारे पास 90 से ज्यादा आने वाला है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर भी ये लाइन ऐसे है, तो m नेगेटिव है, c नेगेटिव, c नेगेटिव कैसे है, क्योंकि y एक्सिस पर ये y के नेगेटिव के ऊपर कट कर रहा है, तो c नेगेटिव। और एंगल देखिए अब जरा, एंगल क्या होगा, थीटा, x एक्सिस के अलोंग ये वाला एंगल यानी ये इतना और इतना, x एक्सिस के अलोंग जो एंगल आ रहा है वो भी 90 प्लस आ रहा है। ये क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स कैसे निकालते हैं और किस तरह से ये हमारे ग्राफ है। ये बहुत सिंपल वाले ग्राफ थे जो मैंने स्पेशल केसेस थे आपको बताए थे, कि दो स्पेशल केसेस हैं, उसके अलावा आपके ग्राफ सारे इजी हैं। ये तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में, इसके बाद में मैं आपको एक और चीज करवाने वाला हूं, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए जी, अब जरा जो थोड़ा सा रह गया है इसी ग्राफ का एक लास्ट पार्ट है वो हम करते हैं। तो इस लास्ट पार्ट के अंदर देखिए क्या चीज आती है, तो ये लास्ट पार्ट ये आपने शायद 10th में कहीं पढ़ा होगा, अगर किसी टीचर ने पढ़ा होगा तो मे बी, और अगर नहीं पढ़ा है तो +1 2 के अंदर डेफिनेटली नॉन मेडिकल वाले पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसे जस्ट लर्न करेंगे। इससे हम एक अच्छी चीज सीखने वाले हैं, इसीलिए जो हमारे 6 के 6 पीछे वाले ग्राफ हैं उन ग्राफ्स का इससे थोड़ा सा लिंक है, थोड़ा सा। अगर आप ये याद भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस आपको ये मेन ट्रिक ये वाली याद करनी है। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता हूं। ये हमारा लाइंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं इसके अंदर 1 2 3 4। तो देखिए ऐसे क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, टिक टिक टिक। जो क्लॉक की घड़ी आपने देखी होगी, क्लॉक हमारी जो क्लॉक होती है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। तो हमारी जो सुई होती है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करती है, लेकिन हमारे जो क्वाड्रेंट हैं, जो हमारे जो इस लाइन के ऊपर आते हैं एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो अपोजिट डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। 1 2nd 3rd और 4th, ये 4 क्वाड्रेंट माने जाते हैं। यानी अब इस जगह पर सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे पॉजिटिव मतलब ये देखिए वाई एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है इस तरफ पॉजिटिव होता है और इस तरफ लाइन में ऊपर वाला पॉजिटिव होता है और इधर ये राइट वाला पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर जितने भी क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी जो भी चीजें आएंगी वो सारी पॉजिटिव होती हैं इस जगह पर। अब बात करते हैं सेकंड हाफ की। इसके अंदर साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर है, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। हालांकि ये हमारे ज्यादा काम आने वाला नहीं है कि हमें, क्योंकि ये मैथ के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री हायर लेवल पर करते हैं उन्हीं बच्चों के काम का है, लेकिन एटलीस्ट ये हमें थोड़ा सा शायद कहीं यूज हो जाए, तो इसीलिए मैं आपको ये करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसके अंदर क्या होता है, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। ये आपको जरूर याद रखना है। और नेक्स्ट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये आपको लर्न करना है एक हिसाब से। और एक और चीज, यहाँ थीटा की वैल्यू इस जगह पर 0 है, इस लाइन के ऊपर थीटा की वैल्यू 0। यहाँ हमें पता है वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, तो यानी y एक्सिस के ऊपर एंगल बनता है 90। अब y एक्सिस को बिल्कुल अगर x के बिल्कुल ऐसा कर देता हूं तो ये थीटा हो गया 180। और अगर इसी को यहां से मैं एंगल मेजर करने लगूं और यहां तक करूं तो ठीक है, इस जगह से यहां से मेजर करके और ऐसे करके और ऐसे यहां तक इतना एंगल अगर मेजर करते हैं तो वो बनेगा थीटा इक्वल 270। हर जगह पर आपको 90 जोड़ना है, 0 90 180 270। और उसके बाद वापस अगर आप यहां आ जाते हो तो 360 का एंगल हो जाता है, तो एक्चुअल में थीटा जो है वो 0 हो जाता है वहां पे। 360 मतलब कोई एंगल नहीं है, 0। समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से ये वर्क करता है ये पूरा जो टेबल है चारों क्वाड्रेंट्स का। अब इससे हमें क्या लेना देना है, खैर इससे हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ये हमारा शायद कहीं कभी यूज भी नहीं होगा, बट जनरल नॉलेज के लिए आप इसे रखिए ताकि थोड़ा कभी कभी अगर ऐसा कोई एंगल आ जाए कुछ इस तरह का उठपटांग तो हम थोड़ा सोच सके। अब बात आती है, हमने जो 6 के 6 अभी रिसेंटली इस डायग्राम से पहले जो रिसेंटली वीडियो के अंदर ही अभी आपने जो 6 के 6 ग्राफ देखे थे, उन 6 ग्राफ्स में से अब आपको ये ध्यान देना है थीटा की वैल्यू। देखिए पहले 3 ग्राफ के अंदर थीटा की वैल्यू क्या थी, 90 से कम थी, ठीक है। 90 ज्यादा है तो ये देखिए ग्रेटर देन, ठीक है, तो यानी कि लेस देन का साइन लगा हुआ, लेस देन 90 मतलब 90 बड़ा और उधर वाला छोटा होगा, मतलब जो थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो वहां पर स्लोप जो था हमारा, जो m की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी। तो वो ग्राफ कौन से थे, ग्राफ नंबर 1 2 एंड 3। और जो उसके बाद में 90, अगर 90 से ज्यादा था एंगल, मैंने बताया था ना 90 प्लस थीटा हो जाएगा, फिर 90 प्लस थीटा एक्सिस के अलोंग, तो ग्राफ नंबर 4 5 और 6 ये जो 3 ग्राफ हैं इनके अंदर थीटा की वैल्यू 90 से क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी।
ठीक है। तो 90 से अगर ज्यादा होती है तो स्लोप नेगेटिव था। और अब आप इन ग्राफ्स को फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे कीजिए 4-5 मिनट पीछे, तो वहां आपको सारे के सारे ग्राफ मिल जाएंगे। उसको पॉज कीजिए और फिर देखिए थीटा की वैल्यू जहां 90 है वहां पर, यानी 90 से कम है तो वहां पॉजिटिव स्लोप है, और जहां 90 से ज्यादा है वहां पर नेगेटिव स्लोप है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इसके बाद में आपके जो ग्राफ रहते हैं वो सिर्फ 3 ग्राफ रहेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्राफ रह जाएगा, पैराबोला रह जाएगा और हाइपरबोला रह जाएगा। सिर्फ 3 ग्राफ्स, यानी स्ट्रेट लाइन के सारे ग्राफ्स हम कर चुके हैं। इसके बाद अब हम जब भी ग्राफ करेंगे हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है। तो इसके बाद एक वीडियो और छोटा सा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा ही बनेगा, उसमें बहुत ज्यादा वो ग्राफ्स बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है। तो वो छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हाइपरबोला, पैराबोला और एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ जाएंगे। और वो ग्राफ करने के बाद में आपका मैथमेटिक्स फॉर केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। वो छोटा सा वीडियो बनने वाला, आई थिंक सो वो शायद 10 मिनट से ज्यादा नहीं बनेगा। तो उसके बाद में हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।